नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपका बजट 2023 में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी स्पेस के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में, जहां पर कि बहुत सारा कंपनीज आती हैं, बहुत सारे सेगमेंट आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री को हम लेते हैं, F&B इंडस्ट्रीज को लेते हैं, रिटेल को लेते हैं, टेक्सटाइल को लेते हैं। बहुत तरह के सेगमेंट होते हैं जिन पर की बात करने के लिए होता है, जिस पर कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर फिनटेक वेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से विवेक नेगी जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। विवेक जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, इन पर आपकी एक्सपेक्टेशंस की, अगर इफ आई टॉक अबाउट द पेंट इंडस्ट्री, F&B इंडस्ट्री या ओवरऑल एफएमसीजी या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में क्या होना चाहिए? एफएम से क्या सुनना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है। बिल्कुल। इंडस्ट्री इस समय डिमांड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैम्पर हुई है। स्पेशली आप रूरल एरियाज में देखें तो डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। तो डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी, ये देखना होगा। पहली चीज़, डिमांड कैसे बूस्ट अप होगी, इससे सबसे पहले तो रूरल इकोनॉमी को आपको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर सरप्लस पैसा जब तक लोगों के हाथ में नहीं होगा तब तक डिमांड निकल कर नहीं आएगी। तो रूरल इकोनॉमी के हाथ में पैसा कैसे आएगा बजट में, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, सबके सामने चैलेंज इस समय एक ही आया हुआ है, वो है डिमांड को लेकर। बिल्कुल। डिमांड, विवेक जी, मैं देख रहा था कि डिमांड को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। मैं बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो करीब कोई कंपनी कह रही थी कि उनका 11 महीने बाद रूरल एरिया से पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू हो गया सिंस दिसंबर 2022। कुछ कंपनीज का 21 महीने बाद। तो इस तरह की कुछ डिमांड रिवाइवल के ग्रीन शूज मिल रहे हैं रूरल एरिया से। अर्बन में आई डोंट थिंक कि इतनी कुछ प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि सरकार को कुछ स्टेप्स लेने हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए, तो उनको अर्बन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर उनको रूरल पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला तो देखना होगा कि जो सरकार ने प्रॉमिस किया था आज से 4-5 साल पहले कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, बिल्कुल, उसको लेकर गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स आ रहे हैं, बिकॉज उसमें अभी भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। और फार्मर्स की डिमांड है कि एमएसपी को दोबारा से इंक्रीज़ किया जाए ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंडली, मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है फार्मर्स की, और वहाँ से भी एक बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट लगातार स्कीम्स निकाल रही है जिससे रूरल इकोनॉमी के पास पैसा पहुंचे, और जो ये डिफरेंस बना हुआ है रूरल और अर्बन इकोनॉमी में इनकम का, उस डिफरेंस को कम किया जाए ताकि लोग गांव में रहकर काम कर सके। तो गवर्नमेंट उसको लेकर किस तरीके के स्टेप्स लेती है, ये हमें देखना होगा। तो ओवरऑल देखिए, बजट से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी हैं, बट कितनी फुलफिल हो पाएंगी ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, तो ये रूरल की बात हुई, अर्बन की बात हुई। विवेक जी, अब मैं पॉकेट्स की बात करता हूँ कुछ एफएमसीजी में। पहले मैं बात करता हूँ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बात करता हूँ पेंट इंडस्ट्री की। पेंट इंडस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लिस्टेड या ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। उसमें केवल 3-4 प्लेयर्स हैं, लाइक एशियन, बर्जर, अलग अलग। लेकिन इन कंपनीज के साथ एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहा कि 1-2 साल तो कोविड का डिस्टर्बेंस रहा। लोगों ने अपने घर पर ज़्यादा पेंट वेंट नहीं करा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को अपने घर में किसी लेबर को एंट्री नहीं देना चाहते थे। उसके बाद जब हम पोस्ट कोविड निकले तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। वहाँ से क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतना ऊपर आ गई कि इनका जो की रॉ मटेरियल होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड, और उसकी प्राइसेस बढ़ गई। तो ये दोनों सिनारियों में कि एक तरफ डिमांड को भी संभालना है, दूसरी तरफ आपको मार्जिन्स को भी संभालना है, इनके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या सोच है कि पेंट कंपनीज के लिए क्या हो कि ये बेहतर हो सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी लंबे समय से स्टेबल हैं, जो कि एक पॉजिटिव है पेंट्स इंडस्ट्री के लिए। और लगातार गवर्नमेंट को इस चीज़ पर काम करना होगा। हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसको लेकर, क्योंकि क्रूड पर जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, पेंट्स का अगर आप देखें तो डिमांड दो तरीके से आती है।
एक तो होती है आपकी न्यू डिमांड आएगी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से, और दूसरा होती है आपकी जो पेंट दोबारा होते हैं, तो रिपीट डिमांड, जो कि जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी 4-5 ईयर्स वो डिमांड आती है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 4-5 साल में जो रिपीट डिमांड है इसमें कमी देखी गई, जबकि नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी पहले के मुकाबले कमी थी। बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाला जो 1 साल है उसके अंदर दोबारा से डिमांड रिवाइव होगी दोनों ही सेगमेंट्स के अंदर, और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा देखिए, पेंट्स इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से एज सच हम कोई बहुत स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, बट ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप मिल जाता है तो यही काफ़ी होगा पेंट्स इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। अगर मैं पेंट इंडस्ट्री को विवेक जी 3 भागों में बांटता हूँ, एक होता है कि रेजिडेंशियल पेंट, एक होता है इंडस्ट्रियल पेंट, इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के पेंट्स होते हैं, तीसरा एक जो स्पेसिफिक पॉकेट है कि ऑटो सेक्टर में हम गाड़ियाँ देखते हैं, स्कूटर्स, बाइक्स, सभी पर पेंट होता है, वो एक अलग तरह का पेंट होता है। इस पर्टिकुलर तीनों पॉकेट में अगर आपको लगता है कि किस पर्टिकुलर पॉकेट से ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है या किस पॉकेट में ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की तरफ से बूस्टअप देने की? देखिए, ऑटो में अगर देखा जाए तो एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है इस समय पे कि हम ईवी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईवी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार ऊपर बने हुए हैं, डीजल व्हीकल्स पर लगातार गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस आ रही है। अच्छा, गाड़ियों में भी आप देखते हैं तो वेटिंग बना हुआ है, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती हैं कि गाड़ियां बनाकर वो स्टोर कर लें और उसके बाद डिमांड की वजह से उनको प्राइसेस कम करने पड़े। तो हमें लगता है कि ये सिनेरियो थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, ऑटो सेक्टर थोड़ा लैकलस्टर रह सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर पेंट्स इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम खाली जो बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से पेंट्स की डिमांड आती है, क्योंकि अगर आप रोड या रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ से पेंट्स की डिमांड नहीं आएगी। तीसरी, अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात कर लेते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट इसको बूस्टअप करेगी, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी काफ़ी तरह के पैकेजेस दिए जा चुके हैं। इस साल भी हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट बजट रह सकता है, तो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके चलते हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड निकल कर आ सकती है, बट ऑटो डिमांड लैकलस्टर रहेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी थोड़ा बहुत 1-2 अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर पेंट इंडस्ट्री को तो काफ़ी कुछ कवर किया विवेक जी हमने। अब मैं बात करता हूँ फूड एंड बेवरेजेस की, लाइक F&B सेगमेंट में अगर मैं फूड्स की बात करता हूँ, फूड अगर हम देखें इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कि हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए किस तरह से एग्री पर डिपेंडेंट हैं, तो हम काफ़ी कुछ फूड्स का हमारा फूड ग्रेन्स ठीक ठाक बना हुआ है, बीट, वीट, शुगर, टी, कॉफ़ी, सबका हम काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, राइस भी इंक्लूडिंग। इस सेगमेंट में अब जो पैकेज्ड फूड आ रहा है ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि वर्किंग क्लास जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं डी-मार्ट में या किसी बड़े रिटेल स्टोर में और वहाँ से सीधा पैकेज्ड फूड उठा लेते हैं। इस सेगमेंट को ग्रोथ करने के लिए क्या ज़रूरत है बजट से? देखिए, एक तो जीएसटी में मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पैकेज्ड फूड के ऊपर जीएसटी लगाया हुआ है, तो वहाँ पर अगर किसी तरह का रिलीफ मिल जाता है तो यहाँ पर एक डिमांड बूस्टअप देखने को मिल सकता है। तो वो तो जीएसटी काउंसिल में होगा। यस। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बूस्टअप करना चाहती है तो इनको प्रमोट करना पड़ेगा, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री को। अगर आप देखें तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, और हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है उस लाइफस्टाइल को देखते हुए भी इस सेक्टर में डिमांड अच्छी आ सकती है। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एक तो आपका स्टोरेज प्लस लॉजिस्टिक्स। ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट काम करना होगा। हालांकि रिसेंटली हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से देखी, अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में, अगर आप कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, विच इज़ अराउंड 15-16% ऑफ द प्रोडक्ट, और बाकी कंट्रीज़ में ये
8% के आसपास है। Okay. तो अगर उसको कहीं हम रिड्यूस कर पाते हैं, उसमें कहीं हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ देखते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिल सकता है। बिल्कुल। तो फूड प्रोसेसिंग में या फूड पैकेजिंग में अगर हम बात करें तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। विवेक जी, अगर मैं बेवरेजेस की बात करता हूँ, लाइक इसमें अल्कोहल नॉन अल्कोहल दोनों आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल पर, तो अल्कोहल में अगर हम देखें तो जीएसटी के प्रीव्यू से ये बाहर हैं, अभी भी स्टेट पर डिपेंडेंट है। स्टेट अपने वैट लगाते हैं, अलग ड्यूटीज़ लगाते हैं, सेंटर की अलग ड्यूटीज़ होती हैं। हालांकि ये रेवेन्यू जनरेटर है, इसलिए इसको बैन बहुत ज़्यादा तरीके से पूरी तरह से नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। क्या लगता है, अब जैसे गवर्नमेंट बहुत देशों के साथ, लाइक अभी मैं देख रहा था यूके के साथ, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी किया। इन्होंने वहाँ की कंपनीज़ को ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ आकर अपने जो ये अल्कोहल प्रोडक्ट हैं इनको सेल करें। क्या लगता है इस इंडस्ट्री का डोमेस्टिक ग्रोथ किस तरह से पैन आउट होगा? सर देखिए, मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीज़न बीइंग, एक तो हमारे लाइफस्टाइल जिस तरीके का चल रहा है, डिमांड लगातार बढ़ेगी, पहले भी बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ेगी। अगर आप पिछले कुछ महीनों का डाटा देख लें तो वहाँ पर भी जो डिमांड की फिगर्स निकल कर आई हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग फिगर्स हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो काफ़ी कंपनीज़ में टाइप्स हो रहे हैं, इंडियन कंपनीज़ में और फॉरेन कंपनीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स पहले इंडिया में नहीं मिला करते थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। नए नए अगर आप देखें तो सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। बीवरेजेस को लेकर आप देखें तो हमारा जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। इट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर। पार्टी मीन्स दैट बेवरेजेस। यस। सो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत वेल प्लेस्ड है, और डिमांड की वजह से और जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसकी वजह से ये सेक्टर एक लाइमलाइट में रह सकता है कमिंग ईयर। बिल्कुल। लेकिन विवेक जी, अगर मैं इनके स्टॉक्स की बात करता हूँ, लाइक लीडिंग प्लेयर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम कोविड लोज, जो उसके 200 सवा 200 के लगे थे, वहाँ से 1000-1200 पहुँच गया। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी भी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लोग जब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन तो ऐसे रहते हैं कि इन कंपनीज को लगता है कि इनका सारा माल बिक जाता है, लेकिन वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होता उतना। रेवेन्यू ग्रोथ वही सिंगल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट भी हार्डली कोई कंपनी पकड़ पा रही है। नेट प्रॉफिट फ्रंट पर आते आते तो मतलब बहुत ज़बरदस्त मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर देखिए, टैक्सेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी जो हमारे यहाँ पर बिवरेजेस को लेकर है, कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो अगर लाइसेंसिंग पॉलिसी और टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए तो काफ़ी कॉस्ट बर्डन इन कंपनीज़ का कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा। तो पहला तो मुझे लगता है कि वहाँ पर काम किया जाना ज़रूरी है। दूसरा, जो इंटर स्टेट ट्रेवल्स होते हैं वहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी हाई आती है, प्लस टैक्सेस भी होते हैं, प्लस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम। तो उसकी वजह से इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, जो इनके मार्जिन्स पर प्रेशर डालती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाए और थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है विच कैन बी एज गुड एज और FMCG इंडस्ट्री। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ नॉन एल्कोहल बीवरेजेस पर। लाइक पहले हम देखते थे कि कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचलन बहुत तेज हुआ था। अभी पिछले कुछ सालों से कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा सबसाइड हुआ है, लेकिन जो दूसरे ड्रिंक्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं अमंग यूथ्स। इस इंडस्ट्री ने बहुत अपना एक जो ट्रांजिशन फेस है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग तरीके से देख रही है, क्योंकि इनको चैलेंज मिल रहा है अल्कोहल वाले सेगमेंट से भी। दूसरा, अभी जो पुराने प्लेयर्स थे लाइक पेप्सी, कोक, ये कंपनियां भी अभी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए हैं। लेकिन इन कंपनीज को ग्रो करने के लिए, जो कि नॉन एल्कोहलिक और अपने बेवरेजेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? सर देखिए, इसको ना हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके एरिएटेड ड्रिंक्स, एक होते हैं आपके नॉन एरिएटेड ड्रिंक्स,
तीसरा, जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है इन्होंने अपने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी लॉन्च किए हुए हैं। बिल्कुल। और चौथी कैटेगरी आजकल जो क्रिएट की जा रही है वो है एनर्जी ड्रिंक्स की। बिल्कुल। तो ये चारों कैटेगरीज अगर आप देखें तो सारी कंपनीज इनके अंदर काम कर रही है। पेप्सी बिकती है तो वो भी एक ही कंपनी की है, एक्वाफिना वाटर बिकता है तो वो भी सेम कंपनी का है। अगर आप फिर कोई एनर्जी ड्रिंक्स लेके आ जाते हैं, रेड बुल वगैरह जो चलते हैं वो भी सेम कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इस सेगमेंट पूरा एक ही है। अब डिमांड यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी हम कुछ नहीं कह सकते, बट ओवरऑल डेफिनेटली डिमांड ऊपर ही जानी है। रीजन बीइंग पानी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, एरिएटेड ड्रिंक्स हो या नॉन एरिएटेड ड्रिंक्स हो, दोनों में से एक आपका पार्ट रहेंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी स्टेबल इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। अगेन यहाँ पर जो चैलेंज है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो मुझे ये लगता है कि अगर लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट काम कर ले तो काफ़ी हद तक ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर टोटल 15 से 16% कॉस्ट लॉजिस्टिक की आती है इन कंपनीज के ऊपर और वो कॉस्ट किसी तरीके से रिड्यूस करके हम 12-13% पर ले आते हैं तो सीधा सीधा 2 से 3% मार्जिन पर फर्क पड़ जाएगा, विच विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर दीज इंडस्ट्रीज। तो टोटल मार्जिन आज की डेट में मान लीजिए 15% है और 3% का उसमें इजाफा हो जाता है तो 20% आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग जिसके हम बोलते हैं, इस सेक्टर पर गवर्नमेंट अगर काम कर ले तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो लॉजिस्टिक्स पर अगेन हम F&B में आए तो फूड में भी वही प्रॉब्लम है एंड बेवरेजेस में भी। सर लॉजिस्टिक के साथ साथ वेयर हाउसिंग को भी हमें देखना होगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो ए वेरी बिग प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वीट भी देना पड़ा। हमने कई बार खबरें भी सुनते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी छोटे गांव या शहर में कि टमाटर सड़कों पर डाल दिए गए और वो सड़ रहे हैं क्योंकि किसान के पास रखने की जगह नहीं है। हालांकि अभी ये इंस्टेंसेस थोड़े जो कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी ये खबरें सुनने को मिल जाती हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर हम टमाटर 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं और वहाँ पर टमाटर सड़कों पर पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक्स जो आपने इशू उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ना प्रोडक्शन की नहीं है जी, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम इवन लॉजिस्टिक की भी नहीं है। वेयर हाउसिंग इज ए बिगर प्रॉब्लम। तो अगर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज जनरली गवर्नमेंट डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें आ जाते हैं तो कॉस्ट आपकी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर एक सेपरेट कमेटी बनाकर काम करना चाहिए। वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक ये दोनों इंपॉर्टेंट जी। इससे इन्फ्लेशन कॉस्ट भी नीचे आएगी। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो लोगों के हाथ में सरप्लस इनकम भी बचना शुरू हो जाएगा, डिमांड में भी बूस्टअप आएगा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का एक ही सोल्यूशन है। बिल्कुल। विवेक जी, आपने जो एक सरप्लस इनकम वाला पॉइंट उठाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आम आदमी सोचिए कि वो अभी तक बहुत अच्छे सिनारियों में नौकरी कर रहा था, अचानक से वो दुनिया भर में सुनता है कि अमेरिका में इतने लोग एक कंपनी ने निकाल दिए, वो आईटी में काम कर रहा है या किसी ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन या ऐसी कंपनी पर काम कर रहा है जो आईटी बेस्ड है या डिजिटल बेस्ड है और उसका रेवेन्यू स्ट्रीम कुछ इस तरह का है कि वो ग्लोबल कनेक्शन है उसके। उस प्रोजेक्ट छिन गया कंपनी से या कुछ हो गया, उसकी नौकरी चली जाती है, नहीं तो उसके ऊपर एक तलवार लटकी होती है कि सैलरी कट हो सकता है। उसके ऊपर एक तलवार लटकी होती है कि उसको सोसाइटी में, विद इन जिस वो सोसाइटी में रह रहा है उसमें अपना रसूख बनाए रखने के लिए, एक लेवल बनाए रखने के लिए उसको कुछ स्पेंड करने होते हैं। ये जो कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम होती है ये कितनी ग्रोथ ले रही है इंडिया में। एक आम आदमी के पास ये सब खर्चे मीट आउट करने के बाद ईएमआई, बच्चों की फीस और अपने जो घर के खर्च होते हैं उन सबको खर्च करने के बाद कितनी जो बचती है, सेविंग जो बचती है, वो किस रेट से ग्रो कर रही है? क्या लगता है आपको कि उसका क्या भविष्य है? सर देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप कोविड के बाद का ट्रेंड देखें
तो हमारे यहाँ पर स्पेंडिंग हैबिट्स काफ़ी बड़ी हैं लोगों की। बिल्कुल। लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा किया जा रहा है, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला है, बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स को बूस्टअप मिला है, लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू किया है। बिल्कुल। तो स्पेंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स अफेक्ट हुए हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कट देखने को मिल रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से थोड़ा सा एडवांस प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स भी काफ़ी ओपन हुए हैं, लोगों ने उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लिक्विडिटी की भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बट ये जो सारी डिमांड निकल कर आ रही है, ये अर्बन सिटीज़ से निकल कर आ रही है, रूरल एरिया से नहीं निकल कर आ रही है। रूरल में अभी भी डिमांड सिनेरियो काफ़ी स्लो है, और वहाँ से जब तक डिमांड नहीं आई, क्योंकि अभी भी 65% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल क्या हो गया ऐसा? रूरल में क्या प्रॉब्लम हो गई कि लोग किसान फसल नहीं उगा पा रहा, या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रही है? अचानक से रूरल ग्रोथ क्यों हिट हो रही है हमारी? सर देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है रूरल ग्रोथ में कि पैसा किसानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बीच में एग्रीकल्चर बिल लाने की कोशिश की, और काफ़ी सारी इस तरह की पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स के तहत पैसा डायरेक्ट किसानों को मिले। गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, और उसकी वजह से किसानों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, अगर किसी चीज़ का मार्केट प्राइस आपको से 2500 पर टन गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया है, बट किसान जब मंडी में उसको बेचने जाता है तो उसको 2500 नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट की तरफ तो से उसको क्या मिलता है? कम मिलता है सर, नेगोशिएट करके वो कम पे लेके आते हैं उनको। लेकिन ज़्यादातर विवेक जी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते हैं वो एमएसपी से ऊपर भी बिकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गेहूं, अगर गेहूं का एमएसपी 21.5 रुपये पर केजी है और मार्केट में 30 से 35 रुपये पर बिक रहा है, तो क्या किसान को 21.5 से भी नीचे मिल रहा है? सर, यही पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड कोटा ही खरीदती है। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो वो लिमिटेड कोटा ही खरीद सकती है। बिल्कुल। बाकी का जो डिमांड आती है वो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से ही आती है, और जो लोकल वहाँ पर लोग होते हैं उनकी तरफ से ही आती है। तो वो कहीं ना कहीं किसानों को ऋण दे देते हैं, एडवांस में पैसा दे देते हैं, जिससे उनको अपना सामान उनको बेचना पड़ता है, और उस प्राइस पर बेचना पड़ता है जो इवन एमएसपी से भी कम होता है। ओके। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम बना हुआ है वो पैसा किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा, या तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी डिमांड आ जाए कि वो सारा जितना भी गेहूं या फिर कोई भी फसल किसान प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीद ले उनसे। लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी उतनी ना तो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, ना ही उतने फंड्स हैं, और ना गवर्नमेंट के पास इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज आएंगी तभी कुछ काम हो सकता है। अदरवाइज जिस लेवल पर ये चीज़ें चल रही है, किसानों तक एमएसपी भी ना पहुंच पाए, तो ये मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएसपी का भी प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा है कुछ कुछ जगहों पर, और अगर उनको नीचे के रेट पर अपनी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं तो ये गंभीर समस्या है। विवेक जी, इसको ठीक करने के लिए, अगर जैसा आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया कि सरकार क्या करती है, किसान से मान लीजिए गेहूं लिया, उन्होंने एक फिक्स कोटा निकाला कि इतना हम गेहूं किसान से खरीदेंगे, उन्होंने वो अपने गोडाउन में रखा, और जो राशन की दुकानें हैं उनके थ्रू, और जो उनकी फ्री स्कीम्स चलती हैं उनके थ्रू उन्होंने जो भी गेहूं बांटना था बांट दिया। बाकी जो उनको बफर के लिए रखना होता है वो बफर के लिए रखते हैं। सर, तो इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, अगर मैं कहता हूं कि इस तरीके से हो कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, किसान से एमएसपी से, गवर्नमेंट ये रूल बना दे कि अगर एमएसपी से नीचे कोई भी डील होती है सो दैट वुड बी काइंड ऑफ ए इलीगल डील। हालांकि ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन इतना आसान नहीं है करना चाहे तो गवर्नमेंट, लेकिन अगर करती है तो क्या ये एक बड़ी क्रांति नहीं होगी देश में? सर देखिए, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आप रेज कर रहे हैं। जब एग्रीकल्चर पॉलिसी की हम बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्शन। इसमें किसानों को आपको एजुकेट भी करना होता है, उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के भी तरीके बताने होते हैं, उनको कहाँ किस तरीके से अपना माल बेचना है वो भी बताना होता है, और फ्री ट्रेड मार्केट गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा।
जी। क्योंकि देखिए अगर एक एरिया में एक मंडी है, किसान वहीं पर जाकर अपना माल बेच सकता है। अगर उसको ये ऑप्शन मिल जाए कि मैं इस मंडी के अलावा भी 10 ऑप्शंस और हैं वहां पर जाकर बेच सकता हूं, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ता है, डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो उससे प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी, कोई एक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता है या एक मंडी डिसाइड नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि फ्री ट्रेड मार्केट क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, इंस्टेड ऑफ एक दो छोटी मोटी पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती रहती है, बट उससे काम नहीं होगा। इसको बहुत बड़े स्केल पर किसानों को एजुकेट करना होगा और उनको एक फ्री ट्रेड मार्केट प्रोवाइड करनी होगी। बिल्कुल। तो विवेक जी, बहुत आपसे इनपुट्स मिले और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को भी मिली कि क्या कुछ, एक तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का आपने इशू बताया और बहुत सारे इश्यूज आपने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इन सभी मुद्दों से अवगत कराने के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां पर कि हमने बात की विवेक जी से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट के लिए अगर हम कहें तो वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि एक प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं F&B की बात करता हूं या पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं और कुछ सेगमेंट हैं जिनकी बात करते हैं, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% आ जाती है। विवेक जी कह रहे हैं कि अगर ये 8% जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, ग्लोबली 8% तक अगर आ जाती है या 13% तक आ जाती है, कंपनीज के मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, किसानों को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा। तो ये बजट इन मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।